फिल्म की शुरुआत एक थिएटर ऐसी होती है जहां जॉर्ज कुट्टी अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर फिल्म देख रहा होता है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह होती है कि थिएटर में जो फिल्म चल रही होती है वो कोई और नहीं बल्कि दृश्यम होती है। यानी दूसरे पार्ट के आखिर में जॉर्ज कुट्टी जिस राइटर को अपनी कहानी सुनाता है, अब उसी कहानी पर फिल्म बन चुकी है। थिएटर के अंदर हर तरफ तालियां बज रही होती है और लोग फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस दे रहे होते हैं। हर कोई दृश्यम की तारीफ कर रहा होता है। मलयालम सिनेमा को हिला देने वाली फिल्म कहकर लोग जॉर्ज कुट्टी की कहानी की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। फिल्म ने 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन भी कर लिया था। फिल्म खत्म होने के बाद लोग जॉर्ज कुट्टी को घेर लेते हैं, क्योंकि अब वो सिर्फ एक आम इंसान नहीं बल्कि एक मशहूर नाम बन चुका होता है। लेकिन जॉर्ज कुट्टी समझ जाता है कि अगर वो लोगों के बीच गया तो सब उससे बेवजह सवाल पूछने लगेंगे, इसलिए वो अपने परिवार को लेकर थिएटर के पीछे वाले गेट से बाहर निकालने लगता है। तभी वहाँ एक लड़का और एक लड़की माइक लेकर उनके पास आते हैं। दोनों प्रेस रिपोर्टर होते हैं। वो जॉर्ज कुट्टी से कहते हैं कि उन्हें उसका पर्सनल इंटरव्यू लेना है। जॉर्ज कुट्टी तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि उसके पास समय नहीं है क्योंकि घर पर मेहमान आए हुए हैं। लेकिन रिपोर्टर पीछे हटने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि बस एक छोटा सा सवाल पूछना है जो उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद वो रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं और पूछते हैं, 2 साल पहले कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि वरुण की मौत से आपका कोई लेना देना नहीं है। DNA रिपोर्ट में भी साबित हो चुका था कि वो बॉडी किसी और की थी। लेकिन अब आपने जो दृश्यम फिल्म बनाई है उसकी कहानी आपकी असली जिंदगी से काफी मिलती जुलती लगती है। तो क्या आप इस फिल्म के जरिए कुछ कहना चाहते हैं? यह सुनकर जॉर्ज कुट्टी बहुत शांति से जवाब देता है। वो कहता है, पुलिस एक ऐसा केस मेरे सिर पर डालना चाहती थी जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। दृश्य सिर्फ एक फिल्म है, मेरी असली जिंदगी नहीं। इतना कहकर जॉर्ज कुट्टी वहां से जल्दी निकल जाता है। दूसरी तरफ वही प्रेस रिपोर्टर अपनी टीम के साथ बात करते नजर आते हैं। वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें जॉर्ज कुट्टी को इस मर्डर केस में फंसाना ही है। उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि इतना बड़ा मामला होने के बावजूद जॉर्ज कुट्टी के चेहरे पर जरा सा भी डर या पछतावा नहीं दिखता। इससे साफ समझ आता है कि उसने अपने परिवार को कितनी मजबूती से संभाल रखा है। उधर जॉर्ज कुट्टी की बड़ी बेटी अंजू के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा होता है। हर हफ्ते कोई न कोई ब्रोकर नया रिश्ता लेकर आता, लेकिन कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता। जैसे ही लोगों को पता चलता कि अंजू उसी परिवार की है जिसका नाम वरुण मर्डर केस से जुड़ा हुआ था, तो सब पीछे हट जाते। यह बात सुनकर रानी बहुत दुखी हो जाती है। वो रोते हुए कहती है, कोर्ट ने तो साफ कह दिया है कि हमारा उस हत्या से कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी लोग हमारी बेटी को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। तब जॉर्ज कुट्टी कहता है, अब गांव या आसपास रिश्ते ढूंढने का कोई फायदा नहीं, अब बाहर का लड़का देखना पड़ेगा। इसी बीच दृश्यम फिल्म की सफलता से पूरा परिवार बहुत खुश होता है। जॉर्ज कुट्टी फिर से नई फिल्म बनाने की बात करता है, लेकिन यह सुनते ही रानी डर जाती है। वो कहती है, और फिल्में बनाने की जरूरत नहीं है, यह एक फिल्म ही काफी है। अब हमें सिर्फ अंजू की शादी करवाकर एक शांत जिंदगी जीनी चाहिए। लेकिन जॉर्ज कुट्टी किसी भी हालत में अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता था। हर बार वरुण केस की वजह से मामला बिगड़ जाता। इसी दौरान जॉर्ज कुट्टी के घर जोशी नाम का आदमी आता है। अगर आपको याद हो तो दूसरे पार्ट की शुरुआत में यही आदमी पुलिस को बताता है कि वरुण की लाश पुलिस स्टेशन के नीचे दफनाई गई थी। अब जोशी बहुत परेशान हालत में जॉर्ज कुट्टी के सामने बैठता है। वो जोशी कहता है कि बाद में जब वो चर्च गया और अपनी हालत के बारे में बताया तो वहां लोगों ने कहा कि उस पर किसी परिवार का श्राप लगा हुआ है, इसी वजह से वो आज माफी मांगने आया है। लेकिन जॉर्ज कुट्टी उसकी बात सुनकर बहुत शांति से जवाब देता है, मैंने कभी किसी को श्राप नहीं दिया, बल्कि मैं चाहता हूं कि सब लोग खुश रहे, और सच कहूं तो तुमने जो किया उसी से आखिरकार केस खत्म हो पाया, वरना आज तक मेरा परिवार उस केस से भागता। यह सुनकर जोशी हैरान रह जाता है। फिर जॉर्ज कुट्टी उससे पूछता है कि आजकल वो क्या कर रहा है। जोशी बताता है कि उसने बस स्टैंड के पास एक छोटी सी बेकरी खोली है, लेकिन वो घाटे में चल रही है। तब जॉर्ज कुट्टी उससे सलाह देता है कि थोड़ा लोन लेकर दुकान बढ़ाए, लेकिन जोशी कहता है कि वो पहले ही कर्ज में डूबा हुआ है। तब जॉर्ज कुट्टी खुद उसकी मदद करने की बात करता है। वो कहता है, अगर कभी पैसों की जरूरत पड़े तो बिना झिझक मेरे पास आ जाना। यही फिल्म बहुत खूबसूरती से जॉर्ज कुट्टी के कैरेक्टर को दिखाती है। जिस इंसान ने उसके खिलाफ गवाही दी उसी की मदद के लिए वो आगे खड़ा होता है, यानी चाहे दुश्मन हो या गद्दार।
जॉर्ज कुट्टी कभी किसी को बर्बाद नहीं देखना चाहता। इसी के साथ सीन कट होता है और दूसरी तरफ वही दो प्रेस रिपोर्टर दिखाई देते हैं जिन्हें किसी भी हालत में जॉर्ज कुट्टी को मुजरिम साबित करना है। इसी वजह से उनकी टीम हमेशा जॉर्ज कुट्टी के घर के आसपास चक्कर काटती रहती है। वो उसकी हर हरकत, हर मूवमेंट और उसके पूरे परिवार पर नजर रख रहे थे। उन्हें बस किसी भी तरह एक छोटा सा सुराग चाहिए था ताकि उसी के सहारे पुराने केस को फिर से खोला जा सके और जॉर्ज कुट्टी को जेल भेजा जा सके। अब सवाल यह था कि आखिर ये लोग इतने गुस्से में क्यों थे? इनके पीछे कौन था? इसका जवाब फिल्म आगे चलकर देती है। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। उधर जॉर्ज कुट्टी अपनी बड़ी बेटी अंजू के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था, लेकिन कोई भी रिश्ता पक्का होता दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक दिन जॉर्ज कुट्टी अपने परिवार के साथ घूमने जाने का प्लान बनाता है। उसी समय उसकी पत्नी रानी उससे एक जरूरी बात कहती है। वो कहती है, हमारी बेटियां अब छोटी नहीं रही, उनकी उम्र बढ़ रही है और उनके मन में कई सवाल होंगे, लेकिन वो हमसे खुलकर पूछने में हिचकिचाती हैं। हमें उन्हें किसी ऐसी जगह ले जाना चाहिए जहां वो खुलकर अपनी बात कह सकें। असल में यह सलाह रानी को डॉक्टर ने दी थी, क्योंकि वरुण वाले हादसे के बाद अंजू लगातार एक साइकेट्रिस्ट से इलाज करवा रही थी। डॉक्टर ने रानी से कहा था कि अंजू के मन में बहुत सारे सवाल दबे हुए हैं। जब तक उसे उन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, तब तक वो इस डर और दर्द से बाहर नहीं निकल पाएगी। अगले दिन जॉर्ज कुट्टी अपने पूरे परिवार को लेकर वेकेशन पर निकल जाता है। वहां सब लोग आराम से बातें कर रहे होते हैं। तभी जॉर्ज कुट्टी अंजू से कहता है, अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो खुलकर पूछ सकती हो। और अंजू के मन में सिर्फ एक ही सवाल था। वो पूछती है, क्या वो केस पूरी तरह खत्म हो चुका है या नहीं? इस सवाल का जवाब जॉर्ज कुट्टी खुद नहीं देता। वो कहता है कि उनका वकील भी वहीं मौजूद है और वही इस सवाल का जवाब देंगे। दरअसल जॉर्ज कुट्टी पहले ही अपने वकील को वहां बुला चुका था ताकि परिवार के मन में जो भी डर और सवाल हैं उनका जवाब मिल सके। तब वकील कहती हैं, तकनीकी रूप से इस केस को पूरी तरह खत्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो यह केस खत्म हो चुका है। हाँ, अगर 1 साल, 5 साल या 10 साल बाद भी पुलिस को कोई नया सुराग मिल जाए तो केस फिर से खुल सकता है, लेकिन इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। सारे सबूत खत्म हो चुके हैं। इसके बाद वो अंजू से कहती हैं, अगर कभी यह केस वापस भी आया तब भी तुम्हें अपने पिता पर सबसे ज्यादा भरोसा रखना होगा। उन्होंने तुम लोगों के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है। वो कभी तुम्हें नुकसान नहीं होने देंगे। वकील की बातें सुनने के बाद आखिरकार पूरा परिवार थोड़ा सुकून महसूस करता है। लेकिन इसके बाद जॉर्ज कुट्टी अकेले में वकील से बात करता है। वो पूछता है, अब आगे कोई परेशानी तो नहीं आएगी ना? तभी वकील उससे एक सवाल पूछती है, तुमने वरुण की बॉडी पर एसिड डालकर उसे जला दिया था, लेकिन यह बात तुमने आज तक अपने परिवार को क्यों नहीं बताई? जॉर्ज कुट्टी जवाब देता है, अगर यह सच उन्हें पता चल गया तो वो लोग और ज्यादा डर जाएंगे, इसलिए अभी इस बात को छुपाकर रखना ही बेहतर है। मतलब वरुण की लाश को एसिड से जलाने वाली बात अभी तक उसके परिवार में किसी को भी नहीं पता थी। कुछ दिनों बाद फिर से एक मैरिज ब्रोकर उनके घर आता है। वो जॉर्ज कुट्टी और रानी से कहता है, आपकी बेटी को देखने वाले लड़कों को रिश्ता पसंद आ जाता है। वो लोग शादी के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन बाद में अचानक रिश्ता तोड़ देते हैं। फिर ब्रोकर कहता है कि इसके पीछे जरूर कोई है, क्योंकि हर बार कोई न कोई फोन करके लड़के वालों को अंजू के बारे में गलत बातें बताता है। ब्रोकर बताता है कि उसे एक नंबर मिला है। अगर उस नंबर की जांच की जाए तो सच सामने आ सकता है। तब जॉर्ज कुट्टी वो नंबर लेकर एक पुराने पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और जांच करने को कहता है। जांच में पता चलता है कि वो नंबर उसी शहर के एक आदमी का है। जब वो उस नंबर की लोकेशन तक पहुंचता है, तब पता चलता है कि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि जॉर्ज कुट्टी के थिएटर मैनेजर का है, यानी वही आदमी जो दूसरे पार्ट में वॉचमैन था। ये सब पता चलते ही जॉर्ज कुट्टी गुस्से में उसके घर पहुंच जाता है और कहता है, मेरे साथ रहकर ही मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तू और तेरी पत्नी मिलकर मेरी बेटी की शादी तुड़वा रहे हो। लेकिन सामने वाला भी पलटकर जवाब देता है, क्या सिर्फ तुम ही सही इंसान हो? तुमने जो किया उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम सही हो? इसके बाद वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। इसी बात के लिए शुक्र मनाओ।
तुमने दूसरे के परिवार को बर्बाद किया और चाहते हो कि तुम्हारा परिवार खुश रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी बात सुनकर जॉर्ज कुट्टी अंदर से टूट जाता है। वह घर आकर बहुत परेशान रहने लगता है। रानी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दर्द कम नहीं होता। जॉर्ज कुट्टी रानी से कहता है, यह बात हमारी बेटी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगले दिन जॉर्ज कुट्टी फैसला करता है कि वह अपनी बेटी के लिए बाहर कहीं रिश्ता ढूंढेगा। उसे लगता है कि अगर लड़का किसी दूसरे शहर का होगा तो यहाँ के लोग उनके अतीत के बारे में नहीं जान पाएंगे। रानी को यह बदलाव देखकर हैरानी होती है, लेकिन जॉर्ज कुट्टी कहता है, बाहर का रिश्ता ही अंजू के लिए बेहतर होगा। इसी दौरान श्रेया नाम की एक लड़की जॉर्ज कुट्टी से मिलने आती है। यह वही लड़की थी जिसके पिता ने दूसरे पार्ट में चर्च से बॉडी निकालकर जॉर्ज कुट्टी की मदद की थी। श्रेया विदेश में पढ़ाई और नौकरी कर रही थी। वह एक नर्स थी और उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च जॉर्ज कुट्टी ने उठाया था। उसके पिता अब बीमार होकर बिस्तर पर पड़े थे और पूरा घर श्रेया ही संभाल रही थी। वह अपनी शादी की खबर देने और आशीर्वाद लेने जॉर्ज कुट्टी के पास आई थी, लेकिन दूसरी तरफ वो दोनों प्रेस रिपोर्टर लगातार जॉर्ज कुट्टी पर नजर बनाए हुए थे। अब उन्होंने श्रेया को फॉलो करना शुरू कर दिया था। उन्हें लग रहा था कि श्रेया और जॉर्ज कुट्टी के बीच जरूर कोई ऐसा राज छिपा है जिससे केस में नया सुराग मिल सकता है। उसी रात जॉर्ज कुट्टी को अपने बगीचे में किसी के होने का एहसास होता है। वह टॉर्च लेकर बाहर जाता है और देखता है कि वहां मिट्टी खोदकर एक गड्ढा बनाया गया है। जॉर्ज कुट्टी तुरंत उस गड्ढे को खोदकर देखता है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होता। गड्ढा पूरी तरह खाली था। यह देखकर जॉर्ज कुट्टी समझ जाता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। वह वापस गड्ढा बंद कर देता है, लेकिन तभी अचानक वहां सहदेवन दिखाई देता है। यह वही सहदेवन था जिसने पहले पार्ट में सबसे पहले जॉर्ज कुट्टी के केस की जांच शुरू की थी। और जैसे ही सहदेवन सामने आता है, फिल्म इंटरवल पर चली जाती है। इंटरवल के बाद पता चलता है कि सहदेवन आखिर इस मामले में वापस क्यों आया। असल में जिस प्रेस रिपोर्टर लड़की को हम अब तक देख रहे थे, वह कोई और नहीं बल्कि सहदेवन की बेटी थी। अब बाप बेटी दोनों मिलकर किसी भी हालत में जॉर्ज कुट्टी को पकड़वाना चाहते थे। उधर एक अच्छी खबर भी आती है। अंजू के लिए आखिरकार एक रिश्ता मिल जाता है। लड़के वालों को जॉर्ज कुट्टी के परिवार के बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद वे इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। दोनों परिवार घर पर मिलते हैं। लड़के को अंजू पसंद आ जाती है और अंजू को भी लड़का अच्छा लगने लगता है। जल्द ही शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ सहदेवन और उसकी बेटी लगातार जॉर्ज कुट्टी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लगे हुए थे। सबसे पहले सहदेवन उस साइकेट्रिस्ट के पास जाता है जो अंजू का इलाज कर रही थी। वह खुद को पुलिस ऑफिसर बताकर अंजू की मेडिकल रिपोर्ट मांगता है, लेकिन डॉक्टर साफ मना कर देती है। तब सहदेवन चाकू निकालकर उसे धमकाता है। वह कहता है कि अगर रिपोर्ट नहीं दी तो वह उसे और उसकी बेटी दोनों को मार देगा। डॉक्टर डर जाती है और मजबूरी में रिपोर्ट उसे दे देती है, लेकिन उसके जाते ही वह तुरंत जॉर्ज कुट्टी को फोन करके सारी बातें बता देती है। यह सुनकर जॉर्ज कुट्टी भी परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर सहदेवन अचानक इस मामले में क्यों पड़ गया। वह तुरंत उससे मिलने पहुंचता है और वहां जाकर देखता है कि सहदेवन और उसकी रिपोर्टर बेटी दोनों साथ बैठे हुए हैं। तभी सहदेवन बताता है कि वह लड़की उसकी बेटी है। जॉर्ज कुट्टी गुस्से में कहता है, इस केस में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट पहले ही केस खत्म कर चुकी है, फिर तुम और तुम्हारी बेटी रिपोर्ट क्यों निकाल रहे हो? लेकिन सहदेवन कहता है, तुम चाहे कुछ भी बोलो, तुम और तुम्हारी बेटी अब बचने वाले नहीं हो। यह सुनकर जॉर्ज कुट्टी डर और बेचैनी में वहां से निकल जाता है। इधर शादी की तैयारियां तेजी से चल रही थीं, कपड़े, गहने और बाकी सारी चीजें खरीदी जा रही थीं। लेकिन अंदर ही अंदर जॉर्ज कुट्टी डर में जी रहा था। उसे बस एक ही चिंता थी, किसी भी हालत में उसकी बेटी की शादी रुकनी नहीं चाहिए। इसी बीच वह अपने वकील से भी मिलता है। वह कहता है, मुझे लगता है कि शादी के समय ये लोग जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। लेकिन वकील उसे समझाती है, आप शादी की तैयारियों पर ध्यान दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अब सहदेवन अगले सबूत की तलाश में श्रेया के घर पहुंचता है। वहां वह श्रेया और उसके पिता दोनों को मारते पीटते हुए पूछताछ करता है। वह कहता है, एक चर्च में काम करने वाले आदमी के पास इतना बड़ा घर कैसे है? तुम्हारी बेटी विदेश में कैसे पढ़ रही है? इतना पैसा आया कहां से?
बहुत मार खाने के बाद आखिरकार श्रेया के पिता टूट जाते हैं और सब कुछ सच बता देते हैं कि उसी रात उन्होंने चर्च से एक बॉडी निकालकर जॉर्ज कुट्टी को दी थी। अब सहदेवन के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लग चुका था और इसके साथ ही वह पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। उसी समय हमें आईपीएस थॉमस और एक एसआई को भी दिखाया जाता है। एसआई थॉमस से कहता है, यह सहदेवन बिना मतलब जॉर्ज कुट्टी के केस को फिर से खोद कर निकालने की कोशिश कर रहा है। तब थॉमस कहता है, ठीक है, उसे कल बुलाओ, हम उससे पूछताछ करेंगे। अगले दिन सहदेवन आईजी ऑफिस पहुंचता है। अब थॉमस उससे पूछता है, आखिर तू इस केस को दोबारा क्यों खोलना चाहता है? तब सहदेवन बड़े घमंड से जवाब देता है, यह केस अभी खत्म नहीं हुआ है और मैं इसे फिर से बाहर निकाल कर रहूंगा। असल में थॉमस को सहदेवन बिल्कुल पसंद नहीं था। भले ही वह पहले पुलिस ऑफिसर रहा हो, लेकिन उसने कई गैर कानूनी काम किए थे। इसी वजह से पूरे डिपार्टमेंट में उसकी बदनामी हो चुकी थी। इसके बाद थॉमस सहदेवन को साफ साफ धमकी देता है, अब इस केस में दोबारा मत पड़ना, तू रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, बस उसी तरह रह। मैंने तुझे यहाँ सिर्फ डराने के लिए नहीं बुलाया। तेरे खिलाफ एक महिला ने शिकायत भी की है। अगर फिर भी नहीं माना तो तुझे अंदर कर दूंगा। इतना कहकर थॉमस वहां से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल में सहदेवन को इस केस की जांच दोबारा शुरू करने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि वरुण के पिता प्रभाकरण ने कहा था। अगर सच कहें तो पहले और दूसरे पार्ट में वरुण की मौत के बाद प्रभाकरण ने ज्यादा लड़ाई नहीं लड़ी थी, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि जॉर्ज कुट्टी कितना चालाक इंसान है और वह कितनी बड़ी चालें चल सकता है। इसीलिए उसने लगभग हार। इसी वजह से जॉर्ज कुट्टी वकील की मदद से पहले ही जमानत ले लेता है। अब कोर्ट में वरुण के वकील मांग करते हैं कि जॉर्ज कुट्टी और उसकी बेटी को कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन जॉर्ज कुट्टी की वकील कहती है, यह सब एक सोची समझी साजिश है। इन्हें पता है कि लड़की की शादी होने वाली है, इसलिए ये लोग शादी रुकवाना चाहते हैं। उधर कोर्ट में बहस चल रही होती है और दूसरी तरफ शादी भी अच्छे से हो जाती है। यहाँ तक कि कोर्ट भी कह देता है कि शादी खत्म होने तक जॉर्ज कुट्टी के खिलाफ कोई जांच नहीं होगी। अब एक तरफ जॉर्ज कुट्टी खुश था कि उसकी बेटी की शादी अच्छे से हो गई, लेकिन दूसरी तरफ प्रभाकरण गुस्से से जल रहा था। आखिर शादी हो कैसे गई? अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। शादी की रात अंजू और उसका पति एक होटल में रुकते हैं और यही पूरी कहानी पलट जाती है। असल में जो लड़का अंजू से शादी करता है वो दरअसल प्रभाकरण का आदमी होता है। उस लड़के को बिजनेस में भारी नुकसान हुआ था और प्रभाकरण ने उसकी मदद की थी। उसी एहसान के बदले उसने अंजू से शादी की थी। अब प्रभाकरण और सहदेव की प्लानिंग यह थी कि अंजू को नशीली दवा देकर बेहोश कर दिया जाए, फिर वहां एक नकली मर्डर सीन बनाया जाए और उस लड़के को विदेश भेज दिया जाए ताकि ऐसा लगे कि अंजू ने ही अपने पति का खून किया है और उसे जेल भेजा जा सके। लेकिन जॉर्ज कुट्टी को पहले ही अंदाजा हो चुका था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसी रात उसे प्रभाकर इसी वजह से जॉर्ज कुट्टी वकील की मदद से पहले ही जमानत ले लेता है। अब कोर्ट में वरुण के वकील मांग करते हैं कि जॉर्ज कुट्टी और उसकी बेटी को कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन जॉर्ज कुट्टी की वकील कहती है, यह सब एक सोची समझी साजिश है। इन्हें पता है कि लड़की की शादी होने वाली है, इसलिए ये लोग शादी रुकवाना चाहते हैं। उधर कोर्ट में बहस चल रही होती है और दूसरी तरफ शादी भी अच्छे से हो जाती है। यहाँ तक कि कोर्ट भी कह देता है कि शादी खत्म होने तक जॉर्ज कुट्टी के खिलाफ कोई जांच नहीं होगी। अब एक तरफ जॉर्ज कुट्टी खुश था कि उसकी बेटी की शादी अच्छे से हो गई, लेकिन दूसरी तरफ प्रभाकरण गुस्से से जल रहा था। आखिर शादी हो कैसे गई? अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। शादी की रात अंजू और उसका पति एक होटल में रुकते हैं और यही पूरी कहानी पलट जाती है। असल में जो लड़का अंजू से शादी करता है वो दरअसल प्रभाकरण का आदमी होता है। उस लड़के को बिजनेस में भारी नुकसान हुआ था और प्रभाकरण ने उसकी मदद की थी। उसी एहसान के बदले उसने अंजू से शादी की थी। अब प्रभाकरण और सहदेव की प्लानिंग यह थी कि अंजू को नशीली दवा देकर बेहोश कर दिया जाए, फिर वहां एक नकली मर्डर सीन बनाया जाए और उस लड़के को विदेश भेज दिया जाए ताकि ऐसा लगे कि अंजू ने ही अपने पति का खून किया है और उसे जेल भेजा जा सके। लेकिन जॉर्ज कुट्टी को पहले ही अंदाजा हो चुका था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसी रात उसे प्रभाकरण का वीडियो कॉल आता है। वह कहता है, मैंने तेरी बेटी को किडनैप कर लिया है।
यह सुनते ही जॉर्ज कुट्टी घबरा जाता है और तुरंत होटल पहुंचता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि प्रभाकरण ने अंजू को बुरी तरह पीटा था और जिस लड़के से उसकी शादी हुई थी उसे वहां से भगा दिया गया था। यानी उनका प्लान बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन इस पूरे प्लान के बारे में आईपीएस थॉमस को कुछ भी पता नहीं था। यह बात सिर्फ दो लोगों को पता थी, प्रभाकरण और सहदेवन। अब अगले दिन कहानी का असली खेल शुरू होता है। असल में प्रभाकरण ने जैसा प्लान बनाया था, जॉर्ज कुट्टी ने उसी प्लान को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। सच तो यह था कि जैसे ही प्रभाकरण का वीडियो कॉल आया, जॉर्ज कुट्टी तुरंत होटल पहुंच गया था। वहां पहुंचकर उसने खुद अपनी बेटी को बुरी तरह पीटा ताकि वह बेहोश हो जाए। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह चाहता था कि जो जाल उसके लिए बिछाया गया है उसी जाल में सामने वाले लोग खुद फंस जाएं। दूसरी तरफ अंजू का पति सहदेवन के साथ भाग चुका था। अब जॉर्ज कुट्टी इस मौके का फायदा उठाता है। वह ऐसा माहौल बना देता है जैसे सहदेवन ने ही अंजू के साथ यह सब किया हो। इसके बाद जॉर्ज कुट्टी सीधे सहदेवन के घर पहुंचता है। वह उसे पकड़कर कहता है, तू और प्रभाकरण मिलकर यह सब कर रहे हो, मुझे सब पता चल चुका है। इसके बाद जॉर्ज कुट्टी सहदेवन को चाकू मार देता है और उससे बयान भी ले लेता है। उस बयान में सिर्फ प्रभाकरण ही नहीं बल्कि आईपीएस थॉमस का नाम भी शामिल होता है। यानी अब ये सारे लोग खुद जॉर्ज कुट्टी के जाल में फंस चुके थे। अब जब सब कुछ उल्टा पड़ने लगता है तब जॉर्ज कुट्टी का दिल पिघल जाता है। वह थॉमस से कहता है, इन सारी गलतियों की वजह मैं हूं। मेरी बेटी को छोड़ दो, अगर बदला लेना है तो मुझसे लो। मैं मानता हूं कि हत्या मैंने की थी। मैं कल ही सरेंडर कर दूंगा। मुझे 5 साल की सजा दे देना, मैं काट लूंगा, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। यानी आखिरकार जॉर्ज कुट्टी खुद को सरेंडर करने का फैसला कर लेता है। लेकिन वह साथ में यह भी कहता है कि अगर तुम लोगों ने कोई चाल चली तो तुम्हारे सारे सबूत मेरे पास हैं। सारे वीडियो मेरे पास हैं और मैं उन्हें कोर्ट में सबमिट कर दूंगा। फिर वह आईपीएस थॉमस से कहता है, यह बात जाकर प्रभाकरण को बता देना। प्रभाकरण यह बात सुनते ही उसकी शर्त मान लेता है। असल में जॉर्ज कुट्टी पहले भी अपने परिवार से कह चुका था कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न आ जाए, एक दिन मुझे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन तुम लोग कभी दुखी मत होना, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें बचाऊंगा। और अब वही बात सच हो रही थी। जब जॉर्ज कुट्टी सारे गुनाह अपने सिर पर ले लेता है और कह देता है कि हत्या उसी ने की थी, तब आखिरकार उसे जेल भेज दिया जाता है। अब मीडिया और पूरे शहर के लोग यही सोच रहे थे कि 15 साल बाद आखिर इस हत्या का फैसला हो गया। हर कोई हैरान था कि एक पिता अपने परिवार को बचाने के लिए इतना सब कुछ कर सकता है। इसके बाद हमें प्रभाकरण और उसकी पत्नी गीता दिखाई देते हैं। गीता टीवी पर जॉर्ज कुट्टी की गिरफ्तारी देख रही होती है। तब प्रभाकरण उससे पूछता है, अब तो खुश होना। लेकिन गीता जवाब देती है, नहीं, मुझे खुशी नहीं हुई। मैं चाहती हूं कि अंजू भी वही दर्द झेले। और यहीं से साफ हो जाता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यानी फिल्म ने दृश्यम 4 के लिए भी रास्ता छोड़ दिया है। क्योंकि वो लोग आज तक असली सबूत नहीं ढूंढ पाए, लेकिन फिर भी कातिल को सजा दिलाना चाहते थे। अब आगे यह कहानी कहां तक जाएगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, यही थी पूरी कहानी। अगर आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें।